हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज, जहां पे हम कॉग्निटिव वे में बायोलॉजी लर्निंग लेक्चर सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक के लेक्चर सीरीज में मैंने आपको बताया है कि प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम के जो सब ग्रुप थे, जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को हमने कंप्लीट कर लिया है और उनमें जो एवोल्यूशनरी फीचर है उसको डिस्कस कर लिया है। तो आज का लेक्चर बेस होगा प्लांट किंगडम के आखिरी ग्रुप, जो लास्ट वन है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट करिए, और दूसरों के साथ इसको अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या है? अब तक की स्टोरी में जो हमने देखा है वो जिम्नोस्पर्म को लास्ट वन हमने कंप्लीट किया था। तो पहले एंजियोस्पर्म को समझते हैं, फिर जिम्नोस्पर्म से इसके कंपैरिजन को देखेंगे। तो जो सबसे पहली चीज़ है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, इसमें देखिए दो वर्ड है, एंजियोन एंड स्पर्मा। स्पर्म का मतलब हमेशा होता है सीड से, प्लांट जिनमें सीड होता है। बट सीड की जो प्रॉपर्टी है, जो सीड की प्रेजेंस है, वो जिम्नोस्पर्म में भी थी। लेकिन यहाँ पे खास बात है एंजियोन। एंजियोन का मतलब है जे वेसल्स। ठीक है, एक्चुअल में इनके जो जाइलम है, उस जाइलम में वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअल में जैसे आपको मैंने बताया कि जो टेरिडोफाइट प्लांट ग्रुप है, उनसे ही वेस्कुलर प्लांट ग्रुप की शुरुआत होती है। एवोल्यूशन ऑफ द वेस्कुलर प्लांट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो था टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में सबसे पहले वेस्कुलर बंडल आए। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेस्कुलर बंडल होते हैं इसको स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल या फिर स्टील, इसे स्टीलर सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहली बार जो वेस्कुलर बंडल आए वो ज़्यादा डेवलप नहीं थे। उससे एडवांस फॉर्म में टेरिडोफाइट से फिर जिम्नोस्पर्म आया। तो जिम्नोस्पर्म में जब प्लांट की ज़्यादा हाइट हुई तो यहाँ पे भी वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। बट इनके वेस्कुलर बंडल में, जैसे कि जब आप वेस्कुलर बंडल पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज़ आप पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में जाइलम, और दूसरा आपने पढ़ा होगा फ्लोएम। इनमें चार चार टाइप के और सेल होती हैं। मतलब ये जो टिश्यू होते हैं, इन टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। जब आप टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे तो इन टिश्यू को हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज बोलते हैं। वजह यह है, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि इनका फॉर्मेशन चार तरीके के सेल से बना होता है, जिसमें जाइलम में एक वेसल्स होता है। ठीक है, एक यहाँ पे होता है पैरेन्काइमा। ठीक है, एक होता है यहाँ पे फाइबर। ठीक है, और एक होता है यहाँ पे एक मिनट, अभी मैं बोल रहा हूँ। जैसे फ्लोएम में एक होती है कंपेनियन सेल। ठीक है, एक यहाँ पे होता है जाइलम फाइबर, एक होता है यहाँ पे पैरेन्काइमा, और एक होती है सिप ट्यूब। तो इसी तरीके से यहाँ पे वेसल होती है। और दूसरा जो कंपोनेंट है, फ्रेंड्स मेरे दिमाग से बात उतर गई, याद नहीं आ रहा, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। जो दूसरा जो जाइलम का कंपोनेंट है, जस्ट 1 मिनट, कभी कभी दिमाग से चीज़ें बिल्कुल उतर जाती हैं। वेसल ट्रैकेट्स, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ट्रैकेट्स। ठीक है, तो ये जो
जाइलम और फ्लोएम है, ये खुद 4 टाइप के कंपोनेंट से बने हैं। जैसे इनको हम कंपाउंड नहीं बोलते, कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि ये 4 टाइप के चीज़ों से बने हैं। जब आप एंजियोस्पर्म में बात कर रहे हैं तब मतलब ये जो वैस्कुलर बंडल है ये एंजियोस्पर्म का वैस्कुलर बंडल है। बट इसी तरीके का वैस्कुलर बंडल जिम्नोस्पर्म में और टेरिडोफाइटा में नहीं होता है। जिम्नोस्पर्म में जो वैस्कुलर बंडल होता है वहाँ पे ये वेसल नहीं होते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होगा उसमें वेसल नहीं होंगे और ये सिव ट्यूब भी नहीं होता है फ्लोएम में। पहली बार वेसल और सिव ट्यूब का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में आया। इसी से इनका नेम दिया गया है एंजियोस्पर्म, मतलब वेसल वाले सीडेड प्लांट। इसका मतलब है प्लांट किंगडम में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी नहीं इसे बोले, जो लेटेस्ट टेक्निक है, ठीक है, जो लेटेस्ट मैकेनिज्म है, कैसे चीज़ों को कंडक्ट कराया जाए, कैसे उनका वैस्कुलेशन कराया जाए, वो जिन प्लांट में है उन प्लांट को आप एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। तो एवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन प्लांट को सबसे सुपीरियर प्लांट ग्रुप माना जाता है, मतलब ये सबसे एडवांस प्लांट ग्रुप है। जैसे एल्गी सबसे इन्फीरियर है क्योंकि उसके बॉडी के कैरेक्टर को आपने देखा, और अब तक के जो दूसरे ग्रुप पढ़ रहे थे तो आप देख रहे थे उनमें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई है। बॉडी जितनी कॉम्प्लेक्स होगी उस ऑर्गेनिज्म को, इस चीज़ को आपको याद रखना है, जिस भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी जितनी कॉम्प्लेक्स होती है उसकी लाइफ स्टाइल उतनी इजी होती है। जैसे ह्यूमन की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, पूरे भी लिविंग वर्ल्ड में ह्यूमन बॉडी से कॉम्प्लेक्स कोई भी चीज़ नहीं है। तो ह्यूमन की जो लाइफ है वो बाकी लिविंग वर्ल्ड के कंपैरिजन में, बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी है। हम माहौल को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, हम हालात से उतने मजबूर नहीं हैं जितना बाकी एनिमल हैं। इसलिए ह्यूमन का सर्वाइवल, ह्यूमन का जो सर्वाइवल है, ह्यूमन की जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है, वो पूरे लिविंग वर्ल्ड में सबसे अधिक है। तो ये बात हर लेवल पे लागू होती है। यानी कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसकी बॉडी में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही वो बेटर जो है जो चैलेंज उसे मिल रहे हैं वो उन्हें फेस कर पाएगा, उन चैलेंज को उतना बेटर टैकल कर पाएगा। जैसे इस बात को ऐसे समझिए कि आप मोबाइल फ़ोन को ले लीजिए, तो जो शुरुआती मोबाइल फ़ोन थे वो कम कॉम्प्लेक्स मशीन थी, मतलब उसमें कम फीचर होते थे, तो उनको यूज करने वाला उसे ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाता था। जैसे उसमें कुछ साल पहले अगर आप जाएं, थोड़ा टाइम में पीछे जाएं, तो मोबाइल फ़ोन में कैमरे नहीं होते थे, मोबाइल फ़ोन में बेटर स्क्रीन नहीं होती थी, और आज जो बहुत सारे फीचर्स हैं एंड्रॉयड फ़ोन में या दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो नहीं हुआ करते थे। वो जस्ट फ़ोन को रिसीव करने, टेक्स्ट मैसेज भेजने तक ही काम आता था, और थोड़े बहुत म्यूजिक थे, वो भी ऑडियो थे, ठीक है। वीडियो म्यूजिक उतना नहीं था, उसमें मेमोरी स्पेस कम था। आज का जो आपका लेटेस्ट फ़ोन है उसमें ये सारी कॉम्प्लेक्सिटी आई, तो मशीन जितना कॉम्प्लेक्स हुआ उसका सर्वाइवल, उसकी परफॉर्मेंस उतनी बढ़ गई। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट की जब आप बॉडी को पढ़ रहे हैं, यहाँ जब उसे देख रहे हैं, यहाँ एक बात लिखी होगी ना, आपके बुक में एक वर्ड लिखा होगा कि मेजॉरिटी ऑफ प्लांट आज जो प्रेजेंट हैं वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं। एक्चुअल में अगर आप बायोलॉजी की क्लास में नहीं आते हैं, कोई बायोलॉजी की क्लास को नहीं पढ़ता है, तो जनरली उसका प्लांट से मीनिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही होता है। वो प्लांट जो उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही समझता है, ठीक है। ये इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो ऐसा क्यों है कि ये इतने ज़्यादा डोमिनेट कर गए? तो उसके लिए मैं यहाँ रीज़न बता रहा हूँ कि इनकी बॉडी में बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के सिस्टम लगे हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब प्लांट किंगडम में इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं थी। जैसे देखिए कि एल्गी में तो कंडक्टिंग टिश्यू था ही नहीं, उसको ज़रूरत भी नहीं थी।
ब्रायोफाइटा में भी नहीं था, तो वो हाइट को नहीं अचीव कर पाया, बहुत छोटी सी कुछ मिलीमीटर की हाइट में रह गया। टेरिडोफाइटा में हुआ तो इन्फीरियर टाइप का है, जिम्नोस्पर्म में हुआ तो इन्फीरियर टाइप का है, और एंजियोस्पर्म सबसे लेटेस्ट आ रहे हैं, सबसे सुपीरियर टाइप की। जैसे कि आप फ़ोन का सबसे लेटेस्ट मॉडल लेते हैं तो उसमें सबसे सुपीरियर टाइप की टेक्नोलॉजी लगी होती है, तभी आप उसे परचेज करते हैं। इसीलिए लेटेस्ट गैजेट में खास बात क्या है कि उसमें सबसे लेटेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजी लगी है। जो फ़ोन में टेक्नोलॉजी कैसे आती है? इन्वेंशन से, डिस्कवरी से, जो डिस्कवर करते हैं साइंटिस्ट उससे। बायोलॉजी में ये लेटेस्ट चीज़ें कैसे आती हैं? एवोल्यूशन से। तो एवोल्यूशन नेचर की लेबोरेटरी है, उसकी डिस्कवरी है। तो नेचर ने एक नए तरीके के सीडेड प्लांट बनाया जिनमें सबसे सुपीरियर टाइप के वैस्कुलर बंडल लगाया, जिनके वैस्कुलर बंडल जाइलम और फ्लोएम में 4-4 कंपोनेंट लगाए, जिससे इनमें बेटर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन किया जा सका, बेटर तरीके से सैप को भेजा जा सके। बाकी इसकी डिटेलिंग मैं प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में करूँगा। अभी जो है जस्ट आपको ये समझाना था कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में अगर वेसल आ गई तो इतनी बड़ी चीज़ क्या है, इसको इतना एम्फेसाइज करके क्यों, ये चीज़ आपसे बार बार पूछा जाएगा। जिन बातों को मैं डिटेलिंग में ज़्यादा रख रहा हूँ ना, जनरली नीट में यही चीज़ आपसे पूछी जाएंगी। जब आप नीट एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो यही एग्ज़ाम आपसे बार बार पूछा गया। इसीलिए मैं इस पोर्शन पे थोड़ा रुकता हूँ और इसे थोड़ा और डिटेल कर देता हूँ, ताकि इन बातों को आप समझ पाएँ कि इसे हमें याद रखना है। ठीक है फ्रेंड। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इस प्लांट में इसका नेम जो आया वो उसकी मीनिंग आप समझ पाएँ और उसकी वजह समझ पाएँ कि यहाँ पे वेसल जाइलम प्रेजेंट होना और सीड हैबिट प्रेजेंट होना, ये दो चीज़ है। इसके अलावा एक और टर्म यूज किया जाता है, और एक चीज़, हाँ, जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट नहीं है, वेसल नहीं प्रेजेंट है, न तो यहाँ वेसल प्रेजेंट है और न यहाँ सिव ट्यूब प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ बल्कि सिव सेल होती हैं। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं। वो जो चीज़ है वो है कि इनको एक और टर्म देते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, इससे पहले फ्लावर नहीं था, जबकि ये टर्म भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे फ्लावर की हैबिट, जैसे आपने पढ़ा था टेरिडोफाइट में सीड की हैबिट आई थी, एक एग्जाम्पल था ना, सीड हैबिट, हेट्रोस्पोरस कंडीशन, जिसको हम बोलते थे हेट्रोस्पोरस कंडीशन। इसीलिए ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, हेट्रोस्पोरस कंडीशन, जो आपको यहाँ टाइप बताया था। और बाद में जिम्नोस्पर्म में ये सीड जो है ये परमानेंट स्ट्रक्चर के रूप में नेकेड सीड के फॉर्म में यहाँ पे ये डोमिनेट करने लगा ये कैरेक्टर। और प्लांट ने देखा कि ये तो एक बढ़िया चीज़ है, ये जो टेक्निक है, ये जो मैकेनिज्म है, ये अच्छा है सर्वाइवल के लिए। देखिए, एवोल्यूशन में ऐसा होता है कि जैसे कोई इन्वेंशन होता है, कोई भी नई डिस्कवरी आती है, तो कोई गैजेट या कोई मॉडल आता है। जैसे कार के बहुत सारे मॉडल आते हैं, उसमें से देखते हैं कोई एक मॉडल है वो बहुत पॉपुलर है, वो चलता जाता है। इससे मतलब नहीं कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी या वो महंगा या सस्ता है। जैसे कार के मॉडल में आप देखिए, एक मारुति का एक मॉडल है अल्टो, ठीक है, बहुत बेसिक कार है, बहुत छोटी कार है। ज़िंदगी में कोई पहली बार कार यूज करता है तो शायद वो उन कार को यूज करता है। लेकिन कितने सारे मारुति ने दूसरे भी मॉडल निकाले जो उससे महंगे मॉडल थे, लेकिन वो आए और मार्केट में चले गए, लेकिन अल्टो आज तक है। ऐसे ही आप बाइक्स में देखेंगे कुछ मॉडल बहुत ज़्यादा चलते हैं, ऐसे आप फ़ोन में देखेंगे कुछ मॉडल बहुत पॉपुलर है। किसी भी गैजेट या इन्वेंशन में ये चीज़ देखेंगे कि कुछ चीज़ें पॉपुलर रहती है और कुछ चीज़ें समय के साथ आउटडेटेड हो जाती हैं। तो जो चीज़ें पॉपुलर हैं इसका मतलब वो आज भी यूजफुल हैं, वो एक बेटर इन्वेंशन है। ठीक इसी तरीके से एवोल्यूशन में होता है। जैसे एवोल्यूशन में एक बार सीड की हैबिट यहाँ पे आया टेरिडोफाइटा में, तो सीड का हैबिट जो आया इसको इसने यूज किया, तो इससे मैंने आपको बताया था सीड फिर जिम्नोस्पर्म में इसने ट्रांसफ़र किया अगले जनरेशन में। जब जिम्नोस्पर्म में आया तो इससे क्या बेनिफिट हुआ, इसको जीरोफिटिक माहौल मिला, तो उस माहौल में इसकी सर्वाइवल और बढ़ा दिया इसने। तो उसने देखा ये टेक्निक तो बहुत अच्छी है, तो इस
इस प्रॉपर्टी को, इस मैकेनिज्म को इसने एंजियोस्पर्म तक भी ट्रांसफ़र किया। तो एंजियोस्पर्म में भी सीड है, लेकिन एंजियोस्पर्म में खुद भी एक नया इन्वेंशन, एक नया एवोल्यूशन आया है, वो है फ्लावरिंग, फ्लावर का होना। तो फ्लावर क्या चीज़ है, इसीलिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, इनका एक कॉमन नेम है फ्लावरिंग प्लांट। जैसे इसमें दो तरीके के प्लांट हैं फ्लावरिंग प्लांट पे, मोनोकॉटिलिडनस एंड डाइकॉटिलिडनस। आपने नाम सुना होगा मोनोकॉट एंड डाइकॉट। पॉपुलरली हम इन्हें मोनोकॉट और डाइकॉट बोलते हैं। दोनों में फ्लावर होता है। कोई भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट विदाउट फ्लावर नहीं होता। अगर आपके दिमाग में कोई भी प्लांट की, जब आपसे प्लांट बोला जाता है तो जनरली आपके दिमाग में जो पिक्चर बनती है, उस पिक्चर में आप फ्लावर ज़रूर सोचते हैं कि उसका फ्लावर ज़रूर होगा। अच्छा, जब फ्लावर होगा तो फिर वहाँ पे फ्रूट भी होगा। ठीक है, ऐसा नहीं बोलते इन्हें फ्रूटिंग प्लांट, बल्कि इन्हें जो है फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं, जबकि फ्रूट जरूर होगा। एक्चुअल में फ्लावर से ही फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो फ्लावर ज़्यादा फंडामेंटल है, इसलिए हमने जो टर्म बनाया वो फ्रूटिंग प्लांट ना बोल के हम उसे फ्लावरिंग प्लांट बोलने लगे। तो फ्लावरिंग प्लांट या फ्लावर होने का क्या मतलब है, वो बात थोड़ा मैं आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें फ्लावरिंग प्लांट का क्या मीनिंग है। देखिए, फ्लावर क्या होता है, पहले इस बात को समझते हैं। जो फ्लावर है ना फ्रेंड्स, इसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड सूट। ठीक है, ये फ्लावर की डेफिनेशन होती है मॉडिफाइड सूट। देखिए, आप बहुत अर्लीस्ट क्लास से फ्लावर की एक स्ट्रक्चर आप बनाते आए हैं। मैं इसी स्ट्रक्चर को आपको एग्जाम्पल में लेता हूँ। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं आते हैं। जिस स्ट्रक्चर को आप समझते हैं उसी स्ट्रक्चर से काम चलाएंगे। देखिए, इसमें इसे आप बोलते हैं कैलिक्स, इसे आप बोलते हैं करोला, इसे आप बोलते हैं एंड्रोसियम, इसे आप बोलते हैं गाइनोसियम। ये आपने पहले भी अर्लीस्ट क्लासेज में ये नोट डाउन किया होगा, इनको याद किया होगा, तो मैं उसी को एग्जाम्प्लीफाइड कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, फ्लावर को हम एक मॉडिफाइड सूट बोलते हैं और इसको बोलते हैं थैलेमस। देखिए, सूट क्या होता है, जो प्लांट होता है ना फ्रेंड्स। देखिए, ये जो प्लांट है, जैसे कोई भी ये प्लांट मान लीजिए, इस प्लांट में दो ही सिस्टम होते हैं। एक जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं रूट सिस्टम, जो क्लोरोफिल डेफिशिएंट होता है, जिसका मेन काम होता है मिनरल और वाटर का एब्जॉर्प्शन और प्लांट को एंकरेज देना। दूसरा जो अप ग्राउंड होता है, जिसमें लीफ वियरिंग स्टेम, जब स्टेम में लीव्स लगे होते हैं, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सूट। तो एक्चुअल में फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है, जिसमें जो है ये कंडीशन होती है। देखिए, इसमें जो स्टेम है वो मॉडिफिकेशन यहाँ थैलेमस में होता है, और ये जो लीफ है वो ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी ये जो कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये जो सारी चीज़ होती हैं ये लीफ होती हैं। जैसे आप जब जिम्नोस्पर्म को देख रहे थे तो वहाँ पे आप कैसे देख रहे थे कि दो टाइप की लीफ थी। एक जो है इस तरीके से वेजिटेटिव लीफ थी, जिनका काम था बेसिकली न्यूट्रिशन, और दूसरा आप यहाँ मेल और फीमेल कोन के फॉर्म में देख रहे थे रिप्रोडक्टिव लीफ, जिनका काम था, जिन्हें स्पोरोफिल बोल रहे थे, जिनको हम बोले थे स्पोरोफिल्स। ठीक है, जिनका काम क्या था, रिप्रोडक्शन। जैसे माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस कर रही हो तो माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोर को प्रोड्यूस कर रही हो तो मेगास्पोरोफिल।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है ना कि यहाँ पे ये जो सारी की सारी लीफ है ना, ये सब जो है रिप्रोडक्टिव है, ये सब लीफ ही हैं, ये मॉडिफाइड हो गई हैं। जैसे ये स्टेम होता है थैलेमस, थैलेमस एक स्टेम होता है। स्टेम की पहचान होती है कि स्टेम जो होता है, कोई भी जो स्टेम होता है प्लांट में, स्टेम उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसपे नोड और इंटरनोड होता है। इस तरीके से आपने देखा है कि नोड्स होते हैं और दो नोड के बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं इंटरनोड। नोड किसे तब बोलते हैं, नोड पे होती है बड, ठीक है, और बड से ही कोई लीफ या फ्लावर निकलता है। जैसा आप देखते हैं या तो यहाँ लीव्स निकलती हैं या तो यहाँ पे फ्लावरिंग टुग निकलती है, फ्लावर्स निकलती हैं। तो अगर इन सारे जो है नोड्स को अगर यहाँ इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाए, इन्हें कंडेंस कर दिया जाए, ठीक है, इन सब को ऐसे बंद कर दो। जैसे आप एक देखते हो ना, वो एंटीना हम यूज करते एरियल के फॉर्म में, ठीक है, जो गाड़ियों में लगा रहता है रेडियो सिग्नल के लिए, उसको अगर बंद कर दे तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी आएगी, सारे नोड कंडेंस हो जाएंगे। ऐसा ही कंडेंस नोड यहाँ होता है थैलेमस में, और ये नोड से एक्चुअल में लीफ निकल सकती थी। तो ये सारी लीफ है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ठीक है। इसमें से गाइनोसियम और एंड्रोसियम ये दोनों इसका रिप्रोडक्टिव लीफ हैं, ठीक है, ये मेन रिप्रोडक्टिव लीफ हैं, ठीक है। सारे रिप्रोडक्टिव हैं लेकिन ये मेन है। इनमें से ये जो एंड्रोसियम है इसको हम बोलते हैं माइक्रो स्पोरोफिल्स, या फिर इसी को एक नेम देते हैं स्टेमेन। बेसिकली आपने इसे पढ़ा होगा, स्टेमेन, ठीक है। एंड्रोसियम एक्चुअल में हम ऑर्गन को बोलते हैं, सारे मेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रोसियम का एंड्रो का मतलब होता है मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, मेल गोनेट्स। तो सारे के सारा जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो जो मेल गेमिट को प्रोड्यूस करने वाला, उसको कलेक्टिवली नाम देते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम खुद बना होता है स्टेमेन से, और स्टेमेन एक लीफ होती है जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। और माइक्रोस्पोरोफिल इसलिए बोलते हैं कि ये माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं। उन माइक्रोस्पोर को एक्चुअल में आप बोलते हैं पोलन ग्रेन, ठीक है। जो दूसरी बात है कि ये जो है आपका गाइनोसियम, बिल्कुल सेम लाइन आप आर्गुमेंट पे, ये जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। इनके इंडिविजुअल को हम बोलते हैं कॉर्पेल या फिर बोलते हैं पिस्टिल।